नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी और मैं आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी समाचार। आज है 23 मई। आज एक विशेष दिवस है। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिवस है। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन बुद्धा का जन्म हुआ था, बुद्धा का डेथ हुई थी या महापरिनिर्वाण कह सकते हो। और इसी विशेष दिवस पर बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। तो ये एक विशेष अपने एक सिग्निफिकेंस रखता है अपने लाइफ में। जिसको भी ज्ञान की प्राप्ति करनी हो उनके लिए एक अच्छा दिवस ये माना जाता है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे बर्थ हुआ है ना, ये वैसाख बोला जाता है। यूएन भी इसको डेजिग्नेट करता है, मतलब इसको रिकॉग्नाइज करता है कि वर्ल्ड में बुद्धिज्म का जो कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ पीस, टॉलरेंस, चैरिटी, तो उसको रिकॉग्नाइज करता है। ट्रिपल ब्लेस्ड डे क्यों बोलते हैं? बिकॉज तीनों दिन इसी दिन हुए थे। और बुद्धा का जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 बीसी में, और हिंदुज्म में इनको नौवां अवतार बताया गया है। ठीक है, चलो मेन न्यूज स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारा न्यूज है कंबोडिया, म्यांमार, लाओस। ये तीनों एक एज ए हब बन के उभर रहे हैं ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है, ये तीनों मतलब इनको वो माना जाता है गोल्डन ट्रायंगल। तो यहाँ से ड्रग्स, किडनैपिंग या साइबर क्राइम्स ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बिकॉज ये एक ऐसा जोन डेवलप हो गया जहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह एजेंसी इनको नहीं रोक पा रही हैं। तो इंडिया में जितने भी अटैक होते हैं यहाँ से एक मेजर चंक यहाँ पे आ रहा है उनका। दूसरा है व्हेन कंट्रोल इज डिस्गाइज एज द रिफॉर्म। ये जुडिशरी के बारे में है कि जुडिशरी बार बार चेंज लेके आना चाह रही है, लेकिन उसको एज ए कंट्रोल के जैसे दिखाया जा रहा है। जुडिशरी की चीज़ों को मतलब जो चीज़ें जुडिशरी कर रही है उसको लेके पब्लिक के मन में आक्रोश दिखाया जाता है। अभी रिसेंट में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं हम लोअर कोर्ट की बात भी करें तो उनके अंदर भी जो ट्रस्ट है पब्लिक का, वो ट्रस्ट इरोड हो रहा है। रिसेंट में अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को बेल दी गई तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया। या फिर ये समझो कि अभी एक 17 ईयर्स ओल्ड बॉय ने गाड़ी से कुछ लोगों को उड़ा दिया था, तो उसको भी बेल मिल गई थी। तो वो भी ऐसा बोला गया कि भाई ये जस्टिस नहीं हो रहा है, फेयरनेस नहीं हो रही है। मतलब जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अगर जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो जस्टिस सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। द क्यूरियस केस ऑफ डिक्लाइनिंग वोटर्स। 2024 के जो इलेक्शंस हैं अभी तक 5 फेज हो चुके हैं, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वोट हुए हैं पिछली बार के मुकाबले वो कम हो गए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है कि नेचुरली इकोनॉमी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वोट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या लोगों को इंटरेस्ट नहीं है? ये क्या जो रूलिंग पार्टी है या वो इसमें कुछ गड़बड़ कर रही है? तो इस तरह का एक अच्छा सिनेरियो बनता है समझने के लिए। आरबीआई ने 2 लाख करोड़ करीबन सरप्लस है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने का अभी प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो ये आरबीआई एक्ट के अंदर ऐसा होता है कि आरबीआई जब ज़्यादा पैसा अर्न कर लेता है अपने एक्सपेंडिचर से, तो वो जो सरप्लस डेवलप होता है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली आरबीआई गवर्नमेंट का ही तो ऑर्गन है और जनता के भले के लिए गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, तो आरबीआई को पैसा देना ही चाहिए। बिम्स्टेक को एक लीगल पर्सनैलिटी का स्टेटस मिल गया है। अब इसमें और भी लोग, और भी कंट्री जुड़ पाएंगे, डायलॉग कर पाएंगे या ऑब्जर्वर हो पाएंगे। तो बिम्स्टेक के बारे में हम बेसिक देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल एक ग्रुप है जिसमें वो सारी कंट्री आती है जो बे ऑफ बंगाल को टच करती हैं। ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। सार्क, बिम्स्टेक, आसियान, ये जितने भी इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं ये आपको पता रहना चाहिए। मेन चीज़ इनके मेंबर कौन है, कब ये बनाई गई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं, ये 4 चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। वेजिटेबल ट्राइमविरेट की बात कर रखी है, टमाटो, ओनियन, पोटैटो, ये तीनों जो हैं। ट्राइमविरेट जो वर्ड है इट इज़ लाइक 3 पावरफुल मेंस। तो यहाँ पर टमाटो, ओनियन, पोटैटो, इन तीनों का जो होल्ड है मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अगर इनके अंदर इन्फ्लेशन आती है, महंगाई आती है, तो पूरा सिस्टम हिला देते हैं। इसके ऊपर है। और आज हम देखेंगे रीजनल डिविजन्स, करीबन 6 डिवीजन है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के। तो अफ्रीका में हम ये देखेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री है। और लास्ट में हम 3 क्वेश्चन देखेंगे। उन तीनों के सही आंसर जो कमेंट करेगा लगातार 10 दिन तक उसको अकेडमी की तरफ से गिफ्ट भेजा जाएगा। कल मैंने आंसर देख लिए थे, कल भी किसी ने आंसर दे रखे थे, तो 10 दिन के बाद हम उसको टोटल कर लेंगे। जिस भी बच्चे के रेगुलरली आंसर आ रहे हैं और सही आ रहे हैं उसको अकेडमी की तरफ से मैसेज भेज दिया जाएगा, वो अपना एड्रेस दे देगा, हम उसको रेगुलरली गिफ्ट भेजते रहेंगे। तो ये एक तरीका है इंसेंटिवाइज करने का, बट आपका पार्टिसिपेशन हो तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। चलो इन न्यूज़ को डिटेल में देख लेते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में है, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ये कंबोडिया, म्यांमार से आता है। यहाँ पर देखो ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, एक तरह का क्राइम होता है जिसमें इलीगल एक्टिविटी की जाती है। जैसे
प्रॉपर्टी ऑफेंस हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग, करेंसी का वोलेशंस है। तो ये सारा एक पैरेलल में चलता है इकोनॉमी के, ब्लैक इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता है और इकोनॉमी के लिए ये डेंजरस होता है। इंडिया में इसको रेगुलेट करने के लिए, खास करके साइबर सिक्योरिटी को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट बॉडी हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी हमने बना रखी है, I4C है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। एक सर्टिन है, सबसे मेन ये है। सर्टिन क्या करता है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये सारे जितने भी पुलिस स्टेशन हैं या और बॉडी है, उनका सारा डेटा एक जगह रखता है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, CII। तो ये सारे हैं। तो मेजरली न्यूज़ में ये बताया गया है कि इन 3 कंट्री से बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, साइबर अटैक्स इंडिया पे। तो इसको क्या बोला गया है, गोल्डन ट्रायंगल। पहले यहाँ पर ओपियम वगैरह की खेती होती थी, मतलब गांजा, तो अब ये इतना तो वो नहीं रहा, बट जो बाकी इलीगल एक्टिविटीज़ है वो भी चलती हैं। तो पेपर में पूछा जाता है कई बार गोल्डन ट्रायंगल क्या चीज़ है, तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में 3 कंट्री हैं, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस, ठीक है। तो और अपने एटलस में इन तीनों कंट्री की लोकेशन देख लेना, कौन किसकी बाउंड्री को टच करता है, कौन समुद्र को टच करता है। लाओस एक अकेला ऐसा कंट्री है जो पानी को टच नहीं करता साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। इनकी बाउंड्री किस किस से लगती है, यहाँ पर रिवर कौन सी बहती है, मैकोंग रिवर बहती है, और रिवर किस किस की बाउंड्री बनाती है, ये धीरे धीरे हम देखेंगे जब साउथ ईस्ट एशिया में आएंगे। बट अभी भी अपनी तरफ से आप थोड़ा सा देखना, जैसे गोल्डन ट्रायंगल है साउथ ईस्ट में, ऐसे ही अपने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, वहाँ पर गोल्डन क्रिसेंट है, तो वहाँ पे भी ये सब चलता रहता है। तो ये ड्रग्स वगैरह ऐसे मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू आते हैं, ऐसा नहीं कोई भी लेके आ गए, इसके अंदर बहुत लोगों की मिली भगत होती है। तो गोल्डन ट्रायंगल हो गया, ऐसे गोल्डन क्रिसेंट हो गया अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान की तरफ। तो ये एक मुद्दा है। अब आते हैं जुडिशरी पर। देखो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दे रहा है, मेन मुद्दा, खबर तो चलो ठीक है, मेन मुद्दा क्या है पॉलिटी का, कि डिवीजन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में। लेजिस्लेटिव काम है कानून बनाना, लेकिन यहां पर जुडिशरी कानून बना रही है, जुडिशरी बीच में इंटरफेयर कर रही है। तो जुडिशरी का काम है प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशरी को कहां तक इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो यहां पर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी, 3 मुद्दे बताए गए। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई अभी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी, इंटरिम बेल। तीसरा कह रहे हैं कि अभी रिसेंट में ये कोई प्राबीर पुरकायस्ता करके थे, फाउंडर एडिटर ऑफ द न्यूज क्लिक, तो इनको भी बेल दी गई। या रिसेंट में आप समझ लो कि जस्टिस जुनियल बोर्ड ने एक बेल दे दी थी एक माइनर को, जिसकी गाड़ी से 2 लोगों की डेथ हो गई थी, तो पुणे में। तो इस तरह से जुडिशरी जो दे रही है, उसको लेके पब्लिक में डिस्कशन हो रहा है या क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो वो हमारी एक इकोसिस्टम के लिए ठीक नहीं है। जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को काम करना, अगर इंडिपेंडेंटली काम करना है तो जुडिशरी की को क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, वो न्यायपालिका है, हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। उसकी जो इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी है वो इरोड हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए, वो एक इकोनॉमी के लिए बढ़िया नहीं है। पब्लिक ट्रस्ट का जो इंस्टीट्यूशन, जो पब्लिक का ट्रस्ट है, वो भी इरोड हो रहा है। 2 लोगों में आज भी लड़ाई होती है तो वो कहाँ जाते हैं कि तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। उनका भरोसा है कि कोर्ट में कोई बैठा है जो हमारा फैसला करेगा। अगर वो भरोसा चला गया तो फिर आपस में ईंट मारते देर नहीं लगेगी, ठीक है। थ्रेट टू द रूल ऑफ लॉ, अगर रूल ऑफ लॉ मैंने बताया कि फाउंडेशन ये है कि हम किसी को नहीं मारते चाहते हुए भी मारना, क्योंकि हमें पता है जुडिशरी नहीं छोड़ेगी। अगर वो चला गया तो रूल ऑफ लॉ फॉलो ही नहीं करेगा कोई, है ना, गुंडागर्दी फैल जाएगी, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में है कि जिसका मन में जो आए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह से। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो जुडिशियल डिसीजंस हैं वो भी इंपैक्ट होंगे। अगर जजेस को लगेगा कि भाई हम पर भी खतरा आ रहा है, या हमारी बात मानी नहीं जा रही है, या हमारी पर्सनल लाइफ में इंपैक्ट होगा, तो वो भी इंडिपेंडेंटली फैसले नहीं दे पाएंगे, न्याय नहीं कर पाएंगे। वो भी फिर उसकी तरफ करेंगे जो पावरफुल होगा, जो उनके सपोर्ट में बोलेगा। तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी किसी टॉपिक की प्रॉब्लम देखते हो तो उसके सॉल्यूशन भी आपके दिमाग में आने चाहिए। तो हमें क्या करना है, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो प्रोटेक्ट करना है, हमें सेफ गार्ड करना है। इस तरह का जो प्रेशर है वो नहीं होना चाहिए। विदाउट एनी फियर वो अपना फैसला दें। जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है ऑनलाइन, वो उसको हम कर्व करें। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए किसमें, जजेस का जो प्रमोशन है, अपॉइंटमेंट है, उसमें। साइबर सिक्योरिटी का हम और स्ट्रेंथन करें। सिविक एजुकेशन, लोगों में सिविक एजुकेशन होनी चाहिए, उन्हें पता रहना चाहिए रूल ऑफ लॉ क्या है, आर्टिकल्स क्या है, राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या हैं। एक तरह का कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में, सिविल सोसाइटी और मीडिया में। सबका साथ सबका विकास काइंड ऑफ बात कहना चाह रहे हैं। और अगर आपकी एफिशिएंसी तभी आएगी जब आप इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे। तो ये इसके सॉल्यूशन हमारे हो गए हैं। अगला आर्टिकल हमारा है जो वोटर्स की जो ओवरऑल
परसेंटेज घट रही है। पिछले साल जिन लोगों ने वोट किया, आज आज 2024 में 5 चरण हो चुके हैं, उससे कम वोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, लोग भी बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर साल 18 साल की उम्र क्रॉस कर रहे हैं करोड़ों लोग, तो हमारी एब्सोल्यूट वोटिंग क्यों नहीं बढ़ रही? तो आर्टिकल ये कहना चाह रहा है कि भाई टोटल नंबर है ये डिक्लाइन हो गए हैं, है ना। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे देखो, एक तो ये कारण हो सकता है कि लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है कि हमारे वोट से क्या होगा, सारे बिके हुए हैं। या दूसरा ये हो सकता है कि वो पर्टिकुलर जगह जहां पर अपोजिशन जीत सकती थी या पिछली बार जीती थी, वहां पर देखने को मिला है कि ट्रेंड डिक्लाइन हो रहा है। क्या लोगों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है? सेम आर्टिकल हमने कल उड़ीसा में देखा था कि वहां पर कुछ कम्युनिटीज हैं जिनको गांव से बाहर निकाल दिया, वो गुहार लगा रही है उड़ीसा की जो ह्यूमन राइट कमीशन है कि हमें वोट करने दिया जाए। तो वोटिंग का जो राइट है वो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो किसी से नहीं छीना जा सकता। अगर वोट ही नहीं कर पाएंगे तो सरकार चेंज कैसे होगी? तो ऐसा ऑटोक्रेसी आ जाएगी। तो ये आर्टिकल यही कहना चाह रहा है कि भाई हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्यों ये डिक्लाइन हो रहा है। तो एक थॉट प्रोवोक करने का अच्छा आर्टिकल था। फिर अगला है बैंकिंग सेक्टर में। इसमें ये कह रहा है कि आरबीआई ने ट्रांसफर किया है इतना सर 2 लाख करोड़ के आसपास। तो भाई आरबीआई की इनकम कहाँ से होती है? जो भी आरबीआई बिजनेस करता है, लोन देता है, कोई फाइन लगाता है किसी बैंक पे ना, तो जैसे उसको डोमेस्टिक फॉरेन सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिलता होगा, फी लगाता है कमीशन वगैरह पे, फॉरेन एक्सचेंज से प्रॉफिट कमा लेता होगा, रिटर्न आते हैं सब्सिडीज पर है। एक्सपेंडिचर कहाँ करता है? वो नोट छापने पैसा लगाता है, अपने स्टाफ को सैलरी देता है, या और भी पेंशन वगैरह देता है, या ऑपरेशनल बिजली पानी खर्चा है, वो सब है। लेकिन सारे इनकम और एक्सपेंडिचर मिलाने के बाद जो पैसा बच गया, वो सरप्लस, उसका क्या किया जाए? तो उसको गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती ही रहती है वो सरप्लस की। ये सरप्लस कहाँ से ट्रांसफर होता है? सेक्शन 47 है आरबीआई एक्ट 1934 का, उसके तहत कि भाई गवर्नमेंट सोल ओनर है, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है पैसे को रिडिस्ट्रीब्यूट करना, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि मैं वेलफेयर स्कीम करूं, तो उसके तहत ये पैसा भेज देता है। तो लेजिटिमेट क्लेम है इस सरप्लस पर गवर्नमेंट का ही, तो मैनेज भी करता है। तो इस तरह से एक टेक्निकल बोर्ड बनाया गया था, YH मलेगम करके 2013 में, उन्होंने बताया था कि ऐसा जो एडवांस में सरप्लस आ गया उसको दे देना चाहिए। अगली न्यूज है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जो कंट्री बे ऑफ बंगाल को टच करती हैं वो सारे इसके मेंबर हैं। आल तो जरूरी नहीं है कि उसके बाहर से कोई आ नहीं सकता, लेकिन बाहर से भी आते हैं। तो इसमें ये बनाया गया था 1997 जून में। स्टार्टिंग में 4 ही थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, लेकिन धीरे धीरे इसमें और ऐड होते गए। फिलहाल बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। अब नेपाल भूटान थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, इन दोनों की बाउंड्री नहीं लगती बे ऑफ बंगाल को, फिर भी ये इसके मेंबर हैं, ये ध्यान रखना। इसका परमानेंट सेक्रेटरी ढाका में है। ऐसा ही सार्क एक ग्रुप है, ये सारे मेंबर कॉमन से रहते हैं वहां। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इन दोनों में से क्वेश्चन आता रहता है। एम क्या था? देखो, कोई भी ग्रुप बनेगा ना, उसका एक ही एम होता है, कोऑपरेशन, रिसोर्सेज को पुल करना, बेटर करना, चीज़ों को एडवांस डेवलप करना, एक्सचेंज करना, यही सब इसका ग्रुप है। कि भाई ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरी, क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर बातचीत हो, और बात करने से ही बात बनती है, आपको ही पता है। तो इस तरह से स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, छोटी छोटी कंट्री मिलती जाएंगी, एक बड़ा ग्रुप बनेगा, एकता में बल होता है। इस हिसाब से ये है। अराउंड वर्ल्ड की 22% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और वर्ल्ड का 1/4 ट्रेड भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो एडिटोरियल है ये कह रहा है कि जो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई, जब प्राइस बढ़ता है तो वो महंगाई की मार जो गरीब है उनके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। चीज़ें महंगी होती हैं। तो खास करके इस पूरे आर्टिकल में हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से सिर्फ ये जानने लायक है, व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज जनरलाइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इन्फ्लेशन। व्हाट इज डिफ्लेशन? डिफ्लेशन इज द जनरल डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक तीसरी टर्म आएगी डिसइन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन आ रही हो लेकिन उसका प्राइस कम हो जाए, उसका रेट कम हो जाए, तो हम बोल देते हैं डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, ऐसे करके है। तो इसमें सीपीआई का जिक्र किया गया कि भाई सीपीआई क्या करता है? महंगाई को नापता है। उसके अंदर 299 आइटम होते हैं, उस वेजिटेबल वगैरह जो हैं एक मेजर होल्ड करती हैं। सिर्फ टमाटो, ओनियन, पोटैटो तीनों मिलके सिर्फ 2.2% सीपीआई बास्केट के अंदर होल्ड कर रही है। तो इनका मेन रोल है। इनकी प्राइस वोल्टिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, और ये नापते कैसे हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज होता है कितना डिग्री वेरिएशन आया प्राइस वगैरह में, तो ये आपको पता रहना चाहिए। देखो, इसका मेन मैं बता देता हूँ दिक्कत क्या है कि
इनका ये डायरेक्टली मार्केट में सेल होती हैं, टमाटो, ऑनियन, पोटैटो, सारी वेजिटेबल। इनके लिए कोई एमएसपी नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे आप देखते हो गेहूं चावल के लिए है। तो ये डायरेक्ट मार्केट में बिकती हैं। जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो मनमानी करते हैं, इनको होल्ड कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। मार्केट में बहुत डिमांड हो रखी है। एक बार प्याज 200 रुपये चले गए थे, टमाटर 200 रुपये चला गया था। ऐसा नहीं कि टमाटर खत्म हो गए। कभी कभार क्या होता है, नेचुरल रीजन की वजह से खराब हो जाता है, शॉर्टेज आती है। लेकिन कई बार क्या करते हैं, ये होल्ड करके रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तो है ना। तो उसको सरकार काउंटर करने के लिए बाहर से इंपोर्ट कर लेती है, या वो होल्डिंग है तो उसको सेल करवा देती है, इस तरह से। तो ये सारा पेरिशेबल क्रॉप्स भी हैं। हमें क्या करना है, इनका प्राइस हमें स्टेबल रखना है। स्टेबल क्यों रखना है? अगर ये स्टेबल रहेंगे तो बाकी जो इंडस्ट्रीज इन पर डिपेंडेंट, हाउस होल्ड हो गई या बाकी इंडस्ट्री, उनका प्राइस स्टेबल रहेगा। प्राइस स्टेबल रहेगा तो इकोनॉमी ग्रोथ भी स्टेबल रहेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबली करेगा तो एम्प्लॉयमेंट, पीस, सिक्योरिटी, ग्रोथ सब कुछ ठीक रहेगा। आर्टिकल इतना ही है, बाकी सिर्फ इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सब बताया गया था इसमें। चलो, प्राइस स्टेबिलिटी, कंज्यूमर मैंने आपको समझा दिया सारा। चलो आज अफ्रीका देख लेते हैं। अफ्रीका के फिजिकल डिवीजन 6 हैं भाई। 6 मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एक सेंट्रल, एक नॉर्थ ईस्ट। तो ये तो हमारा नॉर्थ अफ्रीका है, ऊपर वाला एरिया। ये वेस्ट वाला हो गया, ये सेंट्रल हो गया, ये हमारा ईस्टर्न हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये सदर्न हो गया। इसमें आपको याद रखना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये जो सींग दिख रहा है ना, हॉर्न मतलब सींग, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर डेजर्ट ज़्यादा है, सहारा डेजर्ट है, यहाँ एटलस माउंटेन्स हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत घने जंगल इक्वेटर से है। ये मेडागास्कर है। तो इसके बारे में हमें कंट्रीज़ का पता रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। देखो, वन बाय वन देखते हैं। नॉर्थ अफ्रीका में हमारे पास कैनरी आइलैंड, अल्जीरिया, सेंटा क्रूज डी टेनेफ्राई, स्वेटा, इजिप्ट, लीबिया, है ना। ये सारे कंट्री के नाम सिर्फ, वैसे 54 कंट्री हैं इसके अंदर, थोड़ा सा आइडिया रखना कौन कहाँ पे है बस। साइड में कैनरीज आइलैंड है, यहाँ पर ये जिब्राल्टर स्टेट है, ऊपर यूरोप हो गया, नीचे अफ्रीका हो गया, बीच में मेडिटेरेनियन सी है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, सिंह जैसा, इन 4 कंट्री को मिला के हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है। डिजिबुटी, इरिटेरिया, इथोपिया, सोमालिया। ये बार बार पेपर में आता है, ये रट लेना भाई। बाकी ईस्ट में कौन है, साउथ में कौन है, ये नहीं पूछा जाता है, बट आपको एक लार्जली एक आइडिया रहना चाहिए कहाँ कौन है। यहाँ 2 छोटे देश हैं, ये आपको पता रहना चाहिए, साउथ अफ्रीका के अंदर ही है, स्वाजीलैंड और लियोस्थो। ये लैंड लॉक्ड हैं, अफ्रीका के अंदर ही है, साउथ अफ्रीका के अंदर। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाकी आज के जो एमसीक्यू हैं, 3 एमसीक्यू हैं, जो इन तीनों के जवाब सही देगा 10 दिन तक मैं ऑब्जर्व करता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर ये, ऐसे कर लेना। जिसका सही से आंसर होगा उसको मैं पिन कर दूंगा और उसको हम प्राइज के लिए भी रख लेंगे। पहला ये है, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द वर्क ऑफ, हिंदी में बता देता हूँ, महंगाई को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी किसकी है भारत में? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी दोनों की है या किसी की भी नहीं है। इसका उत्तर आपको देना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाई इन्फ्लेशन लेवल इन द इकोनॉमी लीड्स टू ब्लैंक इन द सप्लाई ऑफ मनी। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उससे जो मनी सप्लाई है उस पर क्या इंपैक्ट आएगा? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, नो चेंज, नन ऑफ द अबव। तीसरा पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 2 स्टेटमेंट है, इन दोनों में से कौन सी सही है? सिर्फ पहली सही है, सिर्फ दूसरी, या दोनों सही है, दोनों सही नहीं है? पहला कह रहा है, अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पासिस। कि अकेली ऐसी कंट्री है जहां से तीनों लाइन पास होती हैं, अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पास होती हैं। दूसरा ये कह रहा है कि हॉर्न ऑफ जो अफ्रीका है उसके अंदर 3 कंट्री आते हैं, इथोपिया, डिजिबुटी, सूडान। तो ये आपको बताना है, तीनों में से आंसर लिख देना। आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा होगा। तीनों कमेंट करना, आई विल वेट। थैंक यू।